छोड़ो, हमें जाने, छोड़ दो उस बालक को, जाने दो हमें। मगध नरेश दुखता हो गया तो तुम्हें पता नहीं वो क्या हाल करेंगे तुम्हारा। छोड़ दे दो हमें, छोड़ दो। प्रणाम आचार्य। सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जी आचार्य। स्मरण रहे, राजा की अनुपस्थिति में राज्य शत्रुओं के षड्यंत्र का बड़ी सरलता से शिकार होता है, इसलिए अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम सतर्क रहेंगे आचार्य। इसे ध्यान से लेके आना, किसी को संदेह ना हो पाए। ठहरो, कौन हो तुम और किधर जा रहे हो? मैं काशी राज्य का महामंत्री हूँ। काशी राज की ओर से ये उपहार भेंट स्वरूप देने मगध आया। प्रणाम आचार्य। आपके पास काशी नरेश का अनुज्ञा पत्र है? जी आचार्य। कहीं चाणक्य को संदेह ना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि आपका ये उपहार पाकर मगध नरेश और उनका परिवार बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आपका मगध में स्वागत है। धन्यवाद आचार्य। मेरा अनुमान है महाराज कब तक तो भद्रसाल महल के अंदर प्रवेश कर गया होगा, परंतु हमें उसके संकेत की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मध्य ये तोहफा मेरी तरफ से। माँ, मैंने तो सोच लिया है कि मेरे दोहर संस्कार में सब कुछ नंदनी संभालेगी। आखिर वो भी तो मेरे होने वाले शिशु की माता है। और हाँ माँ, मैं अपने दोहर संस्कार पे उस जंगली बिल्ली को कभी नहीं बुलाऊंगी। पता है वो कितनी भयानक है। क्या? सौभाग्यवती भव। तुमने मुझे बिल्ली कहा? क्या अपनी बिल्ली? नहीं, मैंने आपको बिल्ली नहीं कहा। वो क्या है ना कि आपके यवन में बहुत सारी बिल्लियां होती हैं और ऐसे शुभ मौके पे ना बिल्लियां अपशकुन मानी जाती हैं। मैंने छाया को उपहार नहीं दिया, मैं उसे उपहार देकर आती हूँ। एक बार ये संस्कार पूरा हो जाए और सभी सोने के लिए अपने कक्ष में जाएं, तभी एक गुप्त घातक सैनिक मगध को अपने कब्जे में ले लेंगे। आप सभी का इतने हर्षोल्लास के साथ इस दोहड़ संस्कार में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु एक रीति अभी भी शेष है। कौन सी विधि आचार्य चाणक्य? इस रीति के अनुसार इस संस्कार में जो उपहार आते हैं उनकी आरती उतारी जाती है, और इस रीति को पूर्ण करने के लिए मैं आपको सम्मान पूर्वक आमंत्रित करना चाहता हूँ। आचार्य जी, इस प्रथा के लिए आपसे योग्य इस महल में और कोई नहीं है। आप न केवल मगध के महामंत्री हैं बल्कि मेरे पुत्र के गुरु भी हैं। जो आज्ञा राजमाता जी। सबसे पहले आज के संस्कार में आने वाला सबसे विशेष उपहार, उसकी आरती उतारी जाएगी, जो कि काशी नरेश द्वारा भेंट किया गया है। परंतु उसके लिए आप सभी को राजभवन के प्रांगण में आना होगा।
ये अचानक चाणक्य क्या करने वाले हैं? आचार्य, ये आपने क्या किया? अपने उपहार को आग लगा दी? हाँ, आग लगा दी ताकि सत्य सामने आ सके। कैसा सत्य? पकड़ लो इसे। इस उपहार को पहली बार देखते ही मुझे संदेह हो गया था। किसी षड्यंत्र का आभास हुआ था मुझे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई द्वार है, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं। और इसलिए मैंने सैनिकों को बुलाया और इस उपहार पर लाख का लेप करवाया ताकि ये शीघ्रता से अग्नि पकड़ सके। तुम काशी नरेश के मंत्री तो हो नहीं, तो अब बताओ कि तुम हो कौन? ये तो नंद का सेनापति है, भद्रसाल। अब तू बताएगा कि तुम्हारी योजना क्या थी? यही ना कि रात्रि के समय आक्रमण कर तुम मगध पर अपना अधिकार जमा लोगे। परंतु ये योजना तो असफल हो गई। अब ये बताओ कि नंद कहाँ छिपा है, या फिर इस योजना की सफलता का संकेत भेजो उसे ताकि वो सामने आ सके। मुझे पता है वो यही कहीं छिपा है। संकेत भेजो उसे, शीघ्रता से संकेत भेजो उसे। मुझे तीर कमान की आवश्यकता है। छोड़ो उसे। ये भद्रसाल इतना विलंब क्यों कर रहा है अमात्य? महाराज, भद्रसाल का संकेत। इसका अर्थ हम महल में प्रवेश कर सकते हैं। कारावास में डालो इसे। सैनिकों, तुरंत जाकर नंद को ढूंढो। मुझे विश्वास है वो यही कहीं छिपा है। चलो। रुकिए महाराज,
हम मगध में प्रवेश नहीं कर सकते महाराज। परंतु अब क्यों मानते? भद्रसाल ने हमें संकेत दिया है और हमारी योजना सफल हुई है। नहीं महाराज, मुझे लगता है कि कहीं कोई चूक हो गई है। भद्रसाल से ये निर्धारित हुआ था कि वो दक्षिण दिशा की ओर तीर चलाएगा, परंतु ये तीर उत्तर दिशा की ओर गया है। संभवतः वो हमें संकेत करके सतर्क करने का प्रयास कर रहा है। मुझे यहाँ और देर रुकना उचित नहीं लग रहा महाराज। चंद्र, एक बार फिर मेरी मगध पर आक्रमण करने की योजना आज सफल हुई। चंद्र! चंद्र, इसके साथ अवश्य ही कोई बहुत बड़ी समस्या है। मैं कैसी लग रही हूँ चंद्र? चलो ना हम वन विहार चलते हैं, वहां झरने के पास। वन विहार? हाँ, मेरा तात्पर्य है कि मैंने ऐसा सुना है कि झरने के पास बहुत मीठे बेर मिलते हैं। मुझे रसीले बेर खाने हैं। महाराज की जय हो। इनकी गाय का बछड़ा जो पास वाला गड्ढा है उसमें फंस गया है महाराज। उसे निकालने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है महाराज। जी मैं भी रस्सी लेकर आया। समझते क्या अपने आप को? जानते हो किससे बात कर रहे हो? कितने बड़े व्यक्ति है वो? चंद्रगुप्त मौर्य है वो, मगध नरेश, कोई चरवाहा नहीं जो अपने गाय का बछड़ा निकलवाने के लिए लेकर आया। चले आए गाय का बछड़ा निकलवाने के लिए। चलो जाओ यहाँ से, कहीं और से सहायता मांगो। बताइए कहाँ जाना है? नहीं महाराज, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सहायता मिल गई है। कष्ट के लिए हम क्षमा प्राप्त किए महाराज। ये लोग इस प्रकार क्यों चले गए? सुना नहीं तुमने? इन्हें सहायता कहीं और मिल गई है तो चले गए। मैंने अभी भी तो सुना कि नंदिनी ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया, परंतु ये मुझसे असत्य क्यों कह रही है? क्या कर रही हो तुम? देखो ना चंद्र, ये फूल के कारण ना मुझे लगता है मेरे पेट में बहुत कुछ नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कि मुझे वस्त्रों से भी मुक्ति ले लेनी चाहिए। ठीक है, तुम वस्त्र बदल दो, मैं बाहर जाता हूँ। बाहर क्यों जा रहे हो? यदि मुझे वस्त्र बदलने में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हुई तो? रुक नहीं सकते चंद्र। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम तो मेरे पति हो, तुम इतने लज्जित क्यों हो रहे हो? चंद्र देखो ना, कदाचित इन फूलों के कारण मेरे पीठ में देखो तो क्या हुआ है। देखो ना चंद्र, ये खोलो ना, तनिक खोल दो ना। चंद्र देखो ना मेरे पीठ पे क्या हुआ है। चंद्र। नंदिनी, मुझे बार बार तुम्हारा ये विचित्र व्यवहार समझ में नहीं आता है। अंततः चल क्या है तुम्हारे मस्तिष्क में? मैंने देखा कि जिस भांति तुमने गांव वालों के साथ अभद्रता की, ये मुख्य महारानी को शोभा नहीं देता है। निवेदन करता हूं मैं तुमसे कि मेरे साथ बार बार ये दोहरा व्यवहार मत करो। कहीं चंद्र को हम पर संदेह तो नहीं हो गया? चंद्र, मैं तो केवल तुम्हारी सहायता मांग रही थी ना। सहायता चाहिए? मैं जाकर मां से कहता हूं। रूपा, हार नहीं मानना, कुछ तो करना ही पड़ेगा।
आज हम चंद्र को अपने वश में कर ही लेंगे। आज चंद्र पूरी तरह से हमार हो ही जाएगा। पर ये चंद्र गया कहाँ? समझ में नहीं आता है कि वो बार बार ऐसा क्यों करती है। एक पल प्रेम दिखाती है और दूसरे ही पल क्रोधित हो जाती है। और आज जिस भांति उसने गांव वालों के साथ व्यवहार किया तो बड़ा ही विचित्र था। मुझे लगता है कि इस विषय में नंदिनी से एक बार बात करनी चाहिए कि वो पल पल अपना व्यवहार क्यों बदलती रहती है। पर ऐसी स्थिति में उसे अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुझे इसके पास होना चाहिए। नंदिनी, मैं कहाँ गई? कहीं मेरी बातों का बुरा मान कर तो नहीं चले गई? किंतु कहाँ? नंदिनी, सुनो, क्या तुमने महारानी नंदिनी को देखा? जी नहीं महाराज, हमने नहीं देखा। तो जा कहाँ सकती है? देखो मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। ये रोने का स्वर किसका है? देखो शांत हो जाओ, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। तुम शांत हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? महाराज, जरा शंभु सामान डाकू मेरे पुत्र को उठा के ले गया महाराज, बलि के लिए। बलि? क्या हमारे राज्य में बलि आज भी होती है? इससे पहले 106 बलि दे चुका है महाराज। महाराज, आप ही बुझा सकते हैं मेरे पुत्र को महाराज। आप चिंतित ना हो, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र सुरक्षित आपके पास लौटेगा। बस केवल मुझे यह बताएं कि वो राजा है कहाँ? महाराज, मुझे अंदेशा है कि वो राजा जंगल के उस पार छिपा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आज भी हमारे राज्य में बलि की प्रथा क्यों प्रचलित है। ये तो नंदिनी का मंगलसूत्र है, पर तो ये यहाँ कैसे? कहीं नंदिनी किसी घोर संकट में तो नहीं? मुझे नंदिनी को ढूंढना होगा, किंतु उससे तो मुझे उस बालक को ढूंढना है। तुम नंदिनी के पति हो। ये समय एक पति के उत्तरदायित्व को निभाने का है। नहीं चंद्र, एक राजा के लिए हर धर्म से पूर्व उसका राज धर्म है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।